Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. Hello students, today I am going to discuss with you on a very important topic, anemia in children. We have already discussed the Ayurvedic aspect as anemia is called पांडु रोग as per Ayurveda और वो हमने already discuss कर लिया है. आज हम उसका modern aspect देखेंगे कि basically ये anemia होता क्या है. तो definition of anemia is very important to understand. Anemia क्या रहता है anemia में कि इसमें रिडक्शन हो जाती है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कि जितनी भी ऑक्सीजन तो पेशेंट को नॉर्मली आता है, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपरली कर रहा है, लेकिन जो ब्लड जब ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द टिश्यूज उस लेवल पर प्रॉब्लम आती है. तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो ब्लड की वो इसमें रिड्यूस हो जाती है. और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कब कब रिड्यूस हो सकती है ये हमें पता होना चाहिए. अब ऑक्सीजन कैरी कौन करते हैं? हमारे आरबीसीज, और आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन. तो यही जो है ये ऑक्सीजन कैरी करता है टू द टिश्यूज. तो या तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाए या फिर आरबीसीज कम हो जाए या आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाए. उन कंडीशंस में ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाएगी. और जब ये कम हो जाए देन वी से पेशेंट इज इन अनीमिया. तो जब भी मिलेगा हमें तो क्या मिलेगा? एचबी कंसंट्रेशन कम मिलेगी और रेड ब्लड सेल्स भी कम मिलेंगे. तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप. तो उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो रेंज दी जाती है, अगर उस रेंज से टू स्टैंडर्ड डेविएशंस कम आता है फॉर अ पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर सेक्स एंड पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो जो टर्म है वो अनीमिया दी जाती है. हर एज ग्रुप के लिए एक डिफरेंट रेंज ऑफ एचबी है. अगर वो एचबी कम होता है उस रेंज से तब उसे अनीमिया कहा जाता है. सो ये जो है ये टेबल शो कर रहा है बच्चों में डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितना एचबी होना चाहिए. एचबी इज गिवन इन यूनिट्स ग्राम्स पर डीएल ओवर हियर. तो ग्राम्स पर डीएल में है ये सारी जो वैल्यू है. एट बर्थ का हमें याद होना चाहिए. एट बर्थ अप्रोक्सीमेट जो एचबी है दैट इज अराउंड 16.8 ग्राम्स पर डीएल. और अनीमिया कब बोलेंगे? अगर ये लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस हो. ठीक है, लेस देन 14 अगर आ जाता है देन वी से इट इज अनीमिया. फिर जो एचबी है वो इंक्रीज करता है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज. ठीक है, तो 18.8 एचबी हो जाता है. 1 मंथ के बच्चे का जो नॉर्मल एचबी है दैट इज अराउंड 14. फिर धीरे धीरे जो रेंज है वो कम की तरफ आती चलती है. और जो 1 ईयर तक का बच्चा है उसकी होती है 12 नॉर्मल रेंज. दिस इज नॉट अनीमिक. अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो बॉयज में 16 इज नॉर्मल एचबी एंड गर्ल्स 14 इज सेड टू बी द नॉर्मल एचबी. देयर इज अ रेंज एज पर डब्ल्यूएचओ जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये कट ऑफ वैल्यूज हैं फॉर डिफाइनिंग अनीमिया. ये हमें पता होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स. अगर बच्चा लेस देन 2 वीक्स है तो एचबी जो अगर 13 ग्राम्स पर डीएल का जो एचबी है उससे कम अगर होता है देन इट इज टर्म्ड अनीमिया. 6 मंथ्स में 9.5 ग्राम पर डीएल से नीचे इज टर्म्ड अनीमिया. इससे कम होना चाहिए. 6 मंथ टू 6 ईयर्स में 11 ग्राम्स पर डीएल से कम को अनीमिया कहा जाता है. वैसे ही रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं. जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 11 ग्राम्स पर डीएल हो देन वी टेक इट अंडर द टर्म anemia. Now, how we classify anemia? Different पैथोलॉजी के बेसिस पे, आरबीसी की शीट के बेसिस पे या फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं उनके बेसिस पे, और रेंज ऑफ एचबी कितना कम है दैट इज सीवियरिटी ऑफ लेस एचबी इन द ब्लड, उसके बेसिस पे अनीमिया को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है. 4 टर्म्स के नीचे क्या है? वन इज etiological, second is morphological, third is pathophysiological and fourth is severity. etiological that is causing factors के बेसिस पे अनीमिया को डिवाइड किया गया है. तो अगर हम etiological क्लासिफिकेशन को देखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है. जब भी हमें डायग्नोज करते हैं हम इन चीजों को ही रूल आउट करते हैं
तभी एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत है इसकी। तो अनीमिया अगर दो कॉजेस की वजह से हो सकता है बेसिकली, या तो प्रोडक्शन कम हो रही है आरबीसीज की, या फिर आरबीसीज का लॉस ज्यादा हो रहा है। या तो प्रोडक्शन ही कम हो रही है, या फिर अगर बन तो नॉर्मल रहे हैं लेकिन उसका लॉस ज्यादा है। अगर मैं इंक्रीज्ड लॉस की बात करूं, ये आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। इंक्रीज्ड लॉस के दो कंडीशन हो सकती हैं, वन इज हेमरेजिक कंडीशंस, अदर इज इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब हैमरेज की कंडीशंस में कैसा होता है, तो अनीमिया जो है वो लॉस की वजह से हो सकता है। उसमें हैमरेज में एक्यूट हैमरेज भी हो सकती है, क्रॉनिक हैमरेज कंडीशंस भी हो सकती है। ठीक है, मान लो कि एक्सीडेंटल इंजरी है, एक्सीडेंट इज एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। तो जो भी अनीमिया हो दैट विल बी पोस्ट हेमरेजिक, क्योंकि हेमरेज के साथ नहीं होगा, जब ब्लड लॉस हो जाएगा उसके बाद अनीमिया डेवलप होता है, देन इट इज पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। बट इट कैन बी एक्यूट एंड इट कैन बी क्रॉनिक। ठीक है, पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया तो ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट कब होगा, जो भी रोड साइड एक्सीडेंट केसेस होते हैं, जैसे है ना, एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, एकदम से जो पेशेंट है हेमरेज के बाद अनीमिया में लैंड कर जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्रॉनिक पोस्ट हेमरेजिक की, तो क्रॉनिक में ये होता है कि अंदर जैसे ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, या वॉर्म इन्फेस्टेशन जिन बच्चों में रहती है, या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, ये दो तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है। जब धीरे धीरे ब्लड लॉस होगा तो बहुत टाइम के बाद अनीमिया बॉडी में सेटल हो जाएगा। तो इसलिए इट कम्स अंडर द हेडिंग क्रॉनिक पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। नेक्स्ट जो हो सकता है दैट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, दैट इज हीमोलिटिक अनीमिया भी हो सकता है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल तुमने किया होता है, दैट इज जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस में हीमोलिसिस होती है, इसलिए बिलिरुबिन ज्यादा बनता है, तो उसमें जो अनीमिया मिलता है दैट इज हीमोलिटिक अनीमिया। तो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होती है, आरबीसी ज्यादा टूटते हैं। तो ये इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट भी हो सकता है या एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट भी हो सकता है। दो तरह का डिफेक्ट हो सकता है, इंट्रा कॉर्पस्कुलर और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। इंट्रा मीन्स आरबीसीज का अंदर का कोई डिफेक्ट हो सकता है आरबीसीज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, लाइक आरबीसी की मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं है, जैसे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, स्पीरोसाइटोसिस जिसमें सिकल सेल शेप आरबीसी होता है, तो वो एक तरह से इंट्रा कॉर्पस्कुलर प्रॉब्लम होगी। या फिर हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो ठीक नहीं हो रही है, जैसे थैलेसीमियाज हैं, अल्फा बीटा डेल्टा चेन्स होती हैं, राइट। तो बीटा थैलेसीमिया बहुत कॉमनली मिलता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर नहीं बनता, राइट। या फिर क्वालिटेटिव भी हो सकता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं जितनी वो इनमें आती है। या फिर आरबीसीज के जो एंजाइम्स हैं लाइक G6PD, इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये हो जाते हैं इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट्स। अगर हम एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट्स की बात करें, तो कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, या फिर एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी जो हमने पहले जॉन्डिस में करी थी, या फिर कोई ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक मलेरिया, कालाजार, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये सब एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है और लेटर ऑन अनीमिया सेटल हो जाता है। अगर हम बात करें डिक्रीज्ड प्रोडक्शन की, तो देयर आर कंडीशंस जब रेड सेल की जो फॉर्मेशन है वो या तो इम्पेयर फॉर्मेशन होती है या फिर कम प्रोडक्शन होती है। तो उसमें आते हैं हमारे दो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हो सकता है कि बोन मैरो का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो दैट हैपन्स इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेसिकली। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आल्सो। इसमें क्या होगा, आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एचबी। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, अब एचबी बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए, आयरन की डिफिशियंसी है तो आरबीसीज प्रॉपर नहीं बनेंगे। सेम वे अगर आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपरली नहीं है तब भी आरबीसीज प्रॉपरली नहीं बनेंगे, तो डिक्रीज प्रोडक्शन होगी। आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है फैक्ट्री में,
कि वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करें। वैसे ही बोन मैरो फेलियर हो सकता है, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो फेलियर मिलता है। बाकी भी बहुत सारे एप्लेजियाज होते हैं जिनमें बोन मैरो जो है सप्रेस कर जाती है और प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं होती है आरबीसीज की। या फिर फैक्टर्स हैं लाइक इरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होती। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। इरिथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही है इरिथ्रोपोइटिन की। और इरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन कब नहीं होगी? अगर रीनल फेलियर में है पेशेंट, थायराइड की प्रॉब्लम है पेशेंट को, या माल नरिश्ड बच्चा है, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में है। इन कंडीशंस लाइक क्रॉनिक रीनल फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, इन केसेस में इरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। तो इस तरह से दो फैक्टर्स होते हैं, या तो आरबीसीज नहीं बन रहे हैं प्रॉपरली या फिर उनका लॉस ज्यादा हो रहा है। दिस इज इटियोलॉजिकल। सो नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली क्या देखी जाती है? साइज, कलर एंड शेप ऑफ द आरबीसीज। और ये लेबोरेटरी इंपॉर्टेंस के लिए होता है, जब हम ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं तब ये देखी जाती है। उसमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म किया जाता है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि साइज क्या है, कलर क्या है और शेप क्या है आरबीसीज का। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे दैट इज ऑन द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी। अगर नॉर्मल शेप जो होती है आरबीसी दैट इज एलिप्सॉइडल, एंड जो आरबीसी है दैट उसका जो साइज है दैट इज अराउंड 6 to 8 माइक्रोमीटर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 6 to 8 माइक्रोमीटर्स। और अगर ये साइज इससे कम होता है देन इट इज माइक्रोसिटिक, और अगर ये इससे बड़ा होता है देन इट्स मैक्रोसिटिक। मतलब साइज ऐसे नहीं देखते हैं हमारे पास। 3 टर्म्स होती हैं तब वहां पे। वन इज एमसीवी दैट इज मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, other is MCH, mean corpuscular hemoglobin, and third is MCHC, that is mean corpuscular hemoglobin concentration, right? और जो mean corpuscular volume है, it shows the size of cell. If mean corpuscular volume is less than 80, then it is microcytic. और अगर यही volume more than 94 हो, then it is macrocytic cell. It is macrocytic anemia. MCH shows the amount of hemoglobin present in a cell. So MCH is the main corpuscular hemoglobin. तो इसकी जो वैल्यू है अगर ये लेस देन 29 होता है देन इट इज हाइपोक्रोमिक। लेस देन 29 इज हाइपोक्रोमिक। और ये जनरली हमें जो मिलता है माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक अनीमिया जो है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मोस्टली, एंड मैक्रोसिटिक इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज megaloblastic anemia. Next is pathophysiological classification. This is how anemia occurs. पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है? अगर बॉडी की डिमांड ज्यादा है देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड है, प्रोडक्शन कम हो रही है आरबीसीज की, या फिर लॉस ज्यादा है, जो कि इटियोलॉजी से ही कहीं कोरिलेट हो जाता है। तो ये तीन चीजें भी हो सकती है कि डिमांड ज्यादा है बॉडी की, प्रोडक्शन कम है और लॉस ज्यादा है। इस बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन हो सकती है। देन इज बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ एनीमिया। WHO ने एक सेट रेंज दी है फॉर डायग्नोसिंग एनीमिया। उसमें मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर टाइप के एनीमियास होते हैं। मॉडरेट एनीमिया is considered if HB is 7 to 10.9 grams per dl, then it is moderate anemia. If HB is less than 4 to 6.9 grams per dl, then it is severe anemia. And if it is less than 4 grams per dl, then it is termed as very severe anemia. तो अनीमिया तीन तरह का होता है, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। नाउ कम्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगी बिकॉज दैट इज गोज विद द डिस्कशन। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बेसिकली आयरन की डिमांड जो है वो ज्यादा होती है बॉडी में और आयरन कम हो जाता है जिसकी वजह से, और अगर हम उतना इंटेक ना लें तो आयरन की डिमांड बॉडी में कब ज्यादा होती है? जब हमारा ग्रोइंग एज है। तो जब भी बच्चों में सोमैटिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा रैपिड होती है उस टाइम आयरन की डिमांड ज्यादा, अगर वो रिप्लेनिश ना हो तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट विल लीड टू एनीमिया। तो रैपिड सोमैटिक ग्रोथ के टाइम पे ओल्डर बच्चों में इनएडिक्वेट इंटेक है आयरन का, माल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन रहता है फ्रीक्वेंट, क्रॉनिक ब्लड लॉस की कोई कंडीशंस है, या काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, उस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है।
क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं? वेरी कॉमन। अब अनीमिया है, HB कम है, ऑक्सीजन कम जा रही है सेल्स को, तो सेल्स में एनर्जी भी कम बन रही है, राइट? सिम्टम्स क्या मिलेंगे? इजी फैटिगेबिलिटी, एकदम से थक जाएगा। साइंस ऑफ ब्रेथलेसनेस, वेरी कॉमन। ठीक है, एकदम से थकेगा बच्चा, ब्रेथलेसनेस के साइंस आएंगे, लिथार्जी, थका हुआ महसूस करेगा, हर वक्त नींद जैसी सिचुएशन रहेगी, ड्राउजी रहेगा, चक्कर आते हैं, डिजीनेस, हेडेक हो सकती है, अलर्टनेस भी डिक्रीज कर जाती है, पाल्पिटेशंस होती हैं क्योंकि हार्ट को भी ज्यादा ब्लड पंप करना होता है, एंड पाइका, सॉइल खाने की हैबिट होती है इन बच्चों की। साइंस क्या मिलेंगे? प्रोग्रेसिव पैलर, पेल होता जाएगा बच्चा जिसको भी अनीमिया है, एंगुलर काइलोसिस, जो एंगल ऑफ माउथ है वहां पर अल्सर्स बन जाते हैं, बीफी टंग, कोइलोनिकिया, नेल्स भी जो है वो डिप्रेस्ड होते हैं, टैकीकार्डिया मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है बच्चा इन सब फैक्टर्स की वजह से, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में चले जाते हैं वेरी सीवियर अनीमिया के पेशेंट्स, और फेरेंजियल वेब्स भी बन जाते हैं। तो ये कुछ साइंस मिलते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। So this is the picture showing angular kylosis. ये angular kylosis की picture है. This is leafy tongue and this is कोइलोनिकिया. Spoon shape nails हो जाते हैं इसमें. डायग्नोसिस हम रेड सेल इंडाइसिस करवाते हैं, CBC करवाएंगे, उसमें HB कम आएगा, और जब HB भी कम आएगा और MCV भी कम दिखेगा, MCH कम दिखेगा, तो MCHC भी कम दिखता है, तो हमें क्या मिलता है? माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक अनीमिया मिलेगा। तो ब्लड फिल्म में क्या मिलेगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। बाकी पॉइक्लोसाइटोसिस मिल सकते हैं, बट आर रेटिकुलोसाइट काउंट विल बी नॉर्मल। बोन मैरो नॉर्मल भी हो सकती है और हाइपरसेलुलर भी हो सकती है। और जब हम देखेंगे प्रिकर्सर सेल्स, तो प्रिकर्सर सेल्स ज्यादा मिलेंगे आरबीसीज के। आगे आयरन नहीं है इसलिए प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो प्रिकर्सर सेल है आरबीसीज का वो हमें ज्यादा मिलता है। केमिकल टेस्टिंग करने पे सीरम आयरन रिड्यूस्ड मिलेगा, सीरम फेरेटिन भी रिड्यूस्ड मिलेगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अगर मोर देन 400 mg पर DL हो, दैट सजेस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है अगर, तो ट्रांसफरेंस सेचुरेशन भी कम मिलेगी। लास्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, जो रेड सेल प्रिकर्सर्स हैं उनमें चेंज मिलता है। हमें क्या, मेगालोब्लास्ट जो है वो बोन मैरो में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि डेवलपमेंटल स्टेज है जो आरबीसी की, उसमें दिक्कत आती है, और वो क्यों आती है? मेनली बिकॉज ऑफ फोलेट एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, इनकी वजह से होती है। और इनकी डेफिशिएंसी के रीजन क्या हो सकते हैं? माल न्यूट्रिशन, या मेटर्नल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है अंदर जो सेक्रेट नहीं होता प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं है B12 का, या फिर B12 जो है मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं B12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड। फॉलिक एसिड का भी यही है, डाइट में फॉलिक एसिड नहीं है, या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रही है, या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है बॉडी की और हम उतना ले नहीं रहे हैं, या फिर फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर उसका एक्सक्रीशन ज्यादा है बॉडी से, उन कंडीशंस में भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। अनीमिया है तो पैलर मिलेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्योंकि B12 डिफिशियंसी रहती है, एपैथी मिलने के चांसेस होते हैं, एनोरेक्सिया रहेगा, हाइपोटोनिया रहेगा, तो हमारे जो मोटर मूवमेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और डेवलपमेंटल रिग्रेशन भी मिलती है, ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर, हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी नकल्स में और टर्मिनल फेलेंजेस में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइन। टंग है, दैट विल बी ऑल्सो क्रैक्ड एंड रेड टंग, बिल्कुल क्रैक्ड और रेड टंग मिलती है, ग्लोसाइटिस मिलता है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं इनमें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, और लीवर और स्प्लीन की मॉडरेट टू माइल्ड एनलार्जमेंट भी मिलती है। डायग्नोसिस, हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस कराते हैं तो उसमें हमें मैक्रोसाइटोसिस मिलेगा, मैक्रोसाइट्स मिलते हैं, मैक्रोसिटिक अनीमिया, आरबीसी काउंट कम मिलेगा, तो मैक्रोसिटिक है तो एमसीवी मींस इंक्रीज मिलेगा, B12 की डिफिशियंसी मिलेगी जब वो करवाएंगे हम, ठीक है, और TLC जो है वो भी रिड्यूस मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, तो प्लेटलेट काउंट कम मिलता है। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस मिलेंगे बोन मैरो में, क्योंकि मेगालोब्लास्ट बोन मैरो में हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के।
अब जो अनीमिया का वर्कअप है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।